प्राइमरी गुरुजी की इस पहली क्लास में हम लोग दिसंबर 2024 में जो मतलब फर्स्ट पेपर वन हुआ था, उसके 4 अलग-अलग सेट थे। तो एक-एक करके हम हर एक सेट का मैथ्स के सेक्शन का जो क्वेश्चन पेपर है, वो सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो उसी सीरीज़ में ये पहला पेपर है और हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए एक-एक करके क्वेश्चन देखते जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि व्हाट इज़ द रिजल्ट व्हेन 7 केजी 7 ग्राम इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 9 केजी, यानी 7 किलो 7 ग्राम को 9 किलोग्राम से घटाने पे क्या प्राप्त होता है। तो इसके लिए आपको बस एक चीज़ पता होनी चाहिए और वो है कि 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है। ये बराबर होता है 1000 ग्राम के। अगर इतना आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे। 9 किलोग्राम 1 किलोग्राम अगर 1000 ग्राम है तो 9 किलोग्राम मतलब 9000 ग्राम। उसी तरीके से 7 किलो 7 ग्राम, 7 किलो मतलब ये हो गया 7000 और 7000 और 7 ग्राम और है, तो ये यहाँ से हमने इसको लिखा 7007। अब इसको माइनस करेंगे आप तो ये 0 है, कैरी लिया, ये 10 में से 7 गया 3, उसके बाद यहाँ पे बचा 9, 9 में से 0 गया 9, फिर ये 9 में से 0 गया 9 और 8 बचा था, 8 में से 7 गया 1, तो ये आ गया 1993 ग्राम। लेकिन हमें आंसर किलोग्राम में चाहिए तो फिर इस चीज़ को 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.993 किलोग्राम, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मतलब 32, ये है सेकंड क्वेश्चन कि कक्षा 3 में 150 बच्चे थे और उनके पसंदीदा फल के बारे में पूछा गया है और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्न तालिका में लिखा गया है। ये वो 5 फल हैं, सेब, अमरूद, आम, केला, अंगूर, ठीक है? और कितने-कितने बच्चे मतलब सेब 28 बच्चों ने खाया, अमरूद 26 बच्चों ने खाया, आम 44 बच्चों ने खाया, केला 14 बच्चों ने खाया और अंगूर 28 बच्चों ने खाया। ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब हमें इसमें जो सही विकल्प है वो चुनना है। तो पहला विकल्प कह रहा है कि सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। सेब कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? 28 और अमरूद 26, क्या ये दोनों समान है? बिल्कुल नहीं, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अंगूर और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। अंगूर कहाँ पे है? अंगूर ये है और केला कहाँ पे है? केला ये है। क्या अंगूर है 28 और केला है 14, इन दोनों का अंतर कितना है? 8 में से 4 गया 4 और ये हो गया 4। तो क्या ये अंतर 16 है? नहीं, ये तो 14 है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या मतलब ये, इन दोनों को जोड़ो, 4 और 4 8 और 4 और 1 5, 58 है आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। ये अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की दुगनी है। अब अमरूद कितने बच्चे पसंद कर रहे थे? 26, तो 26 का दुगना कितना होता है बच्चों? 26 का दुगना होता है 52, ठीक है? 25 दूनी 50 और 1 दूनी 2, तो 26 दूनी 52। आप सिंपली गुणा भी कर लो, तो क्या 58 और 52 ये बराबर होता है? बिल्कुल नहीं बराबर होता है। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पे। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। मतलब हमारे पास टोटल 150 बच्चे थे और यहाँ के जो टोटल सम है ये 150 से 10 कम होना चाहिए। देखो लिखा है ना कि 10 बच्चे ऐसे हैं जिन मतलब वो बच्चे ऐसे हैं जिनका वाला फल यहाँ पर नहीं है। तो क्योंकि इस तालिका में जैसे आम खाने वाले 28 हैं, अमरूद खाने वाले 26 हैं, सेब खाने वाले 28 हैं, आम खाने वाले 44 हैं। अब इन सबको हम जोड़ते हैं, देखते हैं टोटल कितना आता है। 8 6 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 7 30, ये हो गया 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 1 12, 12 2 14, ये हो गया 140। 140 बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई फल पसंद है और टोटल बच्चे कितने हैं? 150, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 10 का है। तो मतलब ये ऑप्शन सही है, ठीक है? तो ये सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गणित की कक्षाओं में निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन करने में सबसे कम उपयुक्त है? ठीक है, यह विद्यार्थियों की भ्रांतियों को पहचान करने में सहायक होता है, यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध करता है। ओके, रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है बच्चों? ये स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहले स्टेप में जैसे जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसी समय जब हम उसका असेसमेंट करते हैं, जैसे क्लास में टीचर ने पढ़ाया उसी समय असेस कर दिया, फिर अगली क्लास में पढ़ाया उसी समय असेस कर दिया, ठीक है? तो ये हमारा
बच्चों की जैसे ये भ्रांतियों का मतलब यहाँ पर है मिसकॉन्सेप्शन, मतलब बच्चों के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांच करना। अब यहाँ पर भी प्रोग्रेस की बात हो रही है, तो पढ़ते समय, ठीक है, मतलब ये जो असेसमेंट होता है ये लर्निंग के लिए होता है, ये लर्निंग का असेसमेंट नहीं होता है। मतलब इसको अंग्रेजी में बात करें तो ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं होता। मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने जो पढ़ा है उसको वो असेस कर रहे हैं, नहीं। ये पढ़ते समय आपको आकलन कर रहे हैं, आपका पढ़ते समय उस क्रिया के दौरान, कि जैसे टीचर ने क्लास में पढ़ाया उसी समय पूछा, फिर आपको समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ा, फिर सपोज करिए उसने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया, आपको डाउट हुआ, उसने पूछा आपसे, उसको पता चला कि हाँ भाई इसको बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर उसने उसको डाउट को क्लियर किया, आगे बढ़ा। ठीक है, अब ये अगला क्या है, विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ। अवधारणात्मक मतलब कॉन्सेप्चुअल, वही कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। तो ये सब चीज़ें बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं, बच्चों की प्रगति देखने के लिए है, बच्चों के भले के लिए है, बच्चों का जांच करने के लिए नहीं है, उनका इवैल्यूएशन करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में क्या है कि बच्चों की प्रगति की बात हो रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने बैंक के खाते से किसी महीने की 4 तारीख को 4,560 रुपये वो निकालता है और उसी महीने की 20 तारीख को 2567 रुपये जमा कर देता है। ओके, सपोज करो उस व्यक्ति के खाते में लेट्स से एक्स रुपया है। ठीक है, उसने 4 तारीख को क्या किया, इसमें से पैसा निकाला, निकाला मतलब माइनस किया, तो ये हो गया -4560। उसके बाद क्या हुआ, उसी महीने की 20 तारीख को उसी में 2567 रुपये जमा कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ, पहले उसके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा था, उसने इतना निकाला फिर इतना जमा कर दिया, और जब जमा किया तो महीने के अंत में उसने देखा कि अकाउंट में 3125 रुपया है। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपकी बन गई, इसको सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। आप एक काम करो, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 3125। ये इधर इधर से इधर जाएगा। जब भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाता है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो जाएगा +4250 -2567। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ये पाँच में ज़ीरो ऐड किया, 5 हो गया, 5 2 7 हो गया। उसके बाद 2 और 1 3 हो गया, और 4 3 7 हो गया। इसमें से 2567 को माइनस कर दीजिए। देखिए ये लिखा है 7375, इसमें से आपने 2567 को माइनस किया, कितना हो गया भाई, देखिए ये आ गया 15। 15 में से आपने 7 यहाँ से कैरी लेंगे ना, ये 5 है, 5 से 7 तो घटेगा नहीं, तो कैरी लिया 15। 15 में से 7 गया 8। उसके बाद आपका ये आ गया 6। 6 में से 6 गया, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब हमने कुछ यहाँ पर गलत कर, गलती यहाँ पे ये हो गई है कि हमने 4250 लिख दिया है, जबकि ये तो 4560 है। ठीक है, अब इसको हम सही करते हैं, ये सारी कहानी बदल जाएगी ये तो। ठीक है, ये हो जाएगा 4560। अब जब 4560 को 3125 में हम ऐड करेंगे तो बच्चों ज़रा चेक करके देखिए कि कितना हो रहा है। ये हो जाएगा 7685। ठीक है, अब अगर ये 7685 है तो यहाँ पर ये गलत हो गया, ये हो गया 7685। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर देखो माइनस किया, ये 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 6 गया 1, उसके बाद 6 में से 5 गया 1, और 7 में से 2 गया, बचा 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5118। ठीक है, ये हो गया 34 का आंसर। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक प्राथमिक कक्षा में एक गणित के शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक समस्या हल करने को दी। उसने कहा भाई 616 विद्यार्थी हैं और एक 38 बच्चों की जो क्लास होगी, 38, एक क्लास में 38 बच्चे होंगे, तो टोटल कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो भाई एक क्लास में 28 बच्चे हैं और टोटल 616 बच्चे हैं, तो कितनी क्लास चाहिए, तो सिंपली इसको 28 से भाग दे दो। 28 से जब भाग दोगे तो ये आएगा 28 दूनी 56, फिर उसके बाद 5 यहाँ से शेष वाला है, और 5 और 6 तो 28 दूनी 56 मतलब 22 डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आंसर ये आएगा। लेकिन इस बच्चे ने ये नहीं किया। इस बच्चे ने क्या काम किया, इसने कहा कि एक कक्षा 28 विद्यार्थी तो 280 बच्चे 10 क्लास, फिर 280 बच्चे 10 क्लास, और ये जो बचे हुए 56 बच्चे हैं इनके लिए 2 क्लास। ठीक है, तो इसने क्या काम किया, इसने कुछ ऐसा किया है, इसने ये किया कि 280
प्लस 280 प्लस 56, यही है। इसको इसने डिवाइड कर दिया किससे? इसको इसने डिवाइड कर दिया है 28 से, यही है। 280 बटा 28 10 हो गया, देखो यही किया है यहाँ पे। फिर 280 बटा 28 10 हुआ, फिर 56 दूनी 28, ये हो गया। एक्चुअली 1 बटा 28 लिखने की बजाय मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ। ये बेसिकली है डिवीजन 28। अगर ध्यान से देखिए, यही तो किया है बच्चे ने। 280 डायरेक्टली हम लोग ऐसे कर सकते थे, बट बच्चे ने ऐसे किया है इसको। तो ये हो क्या रहा है? ये बेसिकली क्या हो रहा है? ये योग है और ये विभाजन है, और ये योग पर विभाजन का वितरण नियम, इसी का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए वितरण और साहचर्य और विभाजन के वितरण एक गलत कलानिधि, ये तो बिल्कुल ही गलत है। योग पर विभाजन के साहचर्य नियम, साहचर्य नहीं, यहाँ पे वितरण नियम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 36। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगले पे आते हैं, 31 से 36 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। तो बच्चों याद रखना, जब ये लिखा है 31 से 36 तक के बीच, बीच मतलब 31 और 36 दोनों को हमें कंसिडर नहीं करना है। तो 31 के बाद क्या आता है? 32, 32 सम संख्या है, 32 33 34 35 36। फिर उसके बाद क्या है? 37। तो पहला प्राइम नंबर हो गया 37। 38 39 40 41, फिर 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57। 57 कितना होता है? 18 तिया 57 होता है? नहीं, 19 तिया 57 होता है। ठीक है, 57 भी नहीं होगा, 58 फिर 59। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो ये है हमारी वो संख्याएं जो कि 31 से बड़ी हैं और 60 से छोटी हैं और अभाज्य हैं। ठीक है, सॉरी, ये आपको चेक कर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको एक एक करके ऐड करते हैं। ठीक है, ये 7 और 1 8, 8 3 11, 11 7 18, 18 3 21, 21 और 9 कितना हो गया? 21 और 9 हो गया 30, 30 का हो गया 0। फिर अब ये 3 कैरी आएगा। अब देखो आखिरी में 0 है, तो यहाँ डायरेक्टली भी हम बता सकते हैं 280 आंसर होगा। ठीक है, बाकी ये आपको करना हो तो आप कर लो। 3 3 यहाँ से कैरी आया था, 3 + 5 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 कितना हो गया? 25, और 25 और 3 28। तो ये 280 आ गया। ठीक है, डायरेक्टली भी आप कर सकते थे। अब अगले में क्या लिखा है? 201 के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब उससे जस्ट पहले, मतलब 200, और 4781 का परवर्ती मतलब उसके बाद में, तो ये हो गया 4782। ठीक है, अब इसको आपस में गुणा करना है, गुणा करना है, तो ये 0 2 है, तो आखिरी में 2 0 हो जाएंगे, और उसके बाद इसको 2 से गुणा कर दो। ये हो गया 2 दूनी 4, फिर ये हो गया 2 8 16, हासिल 1, 2 7 14 1 15, हासिल 1, 2 चौको 8 1 9। ठीक है, तो ये हो गया 9 5 6 4 00। देखो कोई ऑप्शन है? यही ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वह कौन सा संज्ञानात्मक कौशल है जो विद्यार्थियों की विशेषताओं और गुणों के आधार पे आकृतियों को पहचानने, विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के आधार पे, इसको अंग्रेजी में आप देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू देयर एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर आप अलग अलग करना है आपको आकृतियों को, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कौन सा गुण हेल्प करेगा? आपका वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन। गुणों के आधार पे अलग अलग विभाजित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। अब संरक्षण करके, आप गठन करके, एक क्रमबद्धता से तो आप आकृतियों को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइप से विभाजित नहीं कर पाओगे। अलग अलग टाइप से विभाजित करने का मतलब उनका वर्गीकरण करना। ठीक है, जैसे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो आपने अलग अलग हिसाब से किया कि विषम बाहु है, तीनों भुजाएं अलग हैं, समबाहु है, सारी भुजाएं अलग हैं। ठीक है, समद्विबाहु है, 2 भुजाएं अलग हैं। ठीक, तो ये जो ये जो प्रोसेस हमने किया, इसको वर्गीकरण हमने कहा। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को भाग की समस्या हल करने में क्यों कठिनाई आती है? चलो चेक करते हैं। भाग की समस्याओं के दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। अच्छा, देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन। इनको हल करने में कोई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं होती, मतलब इनफॉर्मल वेज नहीं होते। चलो ठीक है, हो सकता है, मान लेते हैं। अगला लिखा है भाग की समस्याएं हल करने के लिए आवश्यक है। हाँ, ये देखो, देखो कभी भी अगर आपको
डिवीजन करना है तो आपको एडिशन भी आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन भी आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें आपको आएंगी तभी आप डिवीजन कर पाओगे, ठीक है। और भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते, ये तो बेकार ऑप्शन है। तो इसका मतलब दिए हुए ऑप्शंस में जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि भाग की समस्याएं हल करने के लिए विद्यार्थी को जोड़, घटाना, गुणा सब आना चाहिए। इसी वजह से उसको करने में रिलेटिवली बच्चों को डिफिकल्टी आती है। अगला क्वेश्चन। दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी मात्राओं को जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन वर्कशीट पे 4 + 5 करने को कहा जाता है तो अधिकतर विद्यार्थी सक्षम नहीं होते। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लो ये लिखा है 4 कैंडी, ये हो गया, फिर कह दिया 5 कैंडी, ठीक है। तो बच्चों को होता क्या है कि बच्चे अब इसका ऑप्शन क्या है, देखो एनसीएफ 2005 के हिसाब से क्या है, पढ़ लेते हैं। वास्तविक जीवन की गणित, वास्तविक गणित सीखने में बच्चे रुचि नहीं रखते हैं। शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों को योग ठीक से नहीं सिखाया जाता है। कुछ शिक्षार्थी गणितीय कौशल में कमज़ोर होते हैं। अब ये ऑप्शन तो हम नहीं दे सकते कि कुछ कमज़ोर होते हैं तो सबको दिक्कत होगी। शिक्षार्थियों को गणित सही से नहीं सिखाया जाता, ये भी नहीं कह सकते। वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते। लर्नर आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग द रियल लाइफ मैथमेटिक्स, ओके, एंड द लर्नर्स आर नॉट रेडी फॉर द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल सिंबल्स, ओके। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि जब बच्चों के सामने एक्चुअल में चीज़ें हैं, जैसे ये दिख रहा है कि ये 2 बॉल हैं, 3 बॉल हैं, फिर इसमें कहा ये 2 बॉल हैं, तो बच्चे फिंगर पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, और रिलेटिवली उनके लिए आसान होता है जोड़ना। सेकंड क्लास के बच्चों की बात हो रही है। बट जब ये 4 कैंडी और 3 कैंडी लिखा है तो ये अमूर्त जो गणितीय प्रतीक हैं उनके उपयोग के लिए बच्चे तैयार नहीं होते हैं उस क्लास में, क्लास 2 में। तो इस वजह से ये हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्या लिखा है। तीसरी कक्षा के एक बच्चे को जब 105 को अंक के रूप में लिखने को कहा जाता है तो वो ऐसे लिखता है। ये क्या इंगित करता है? देखो ये क्या इंगित करता है। अब बच्चे को कहा गया कि 105 लिख दो। अब बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने कहा 100, फिर बच्चे ने कहा 5। तो बच्चे ने तो अपने हिसाब से सही लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, वो उसमें कमी क्या हो रही है? उसमें कमी ये हो रही है कि वो स्थानीय मान, जो प्लेस वैल्यू है, उसको वो समझ नहीं पा रहा है। उसको लिखना था 100, फिर उसको लिखना था 5, और ये हो जाता 105। लेकिन वो बच्चा ऐसे ना लिख के ऐसे लिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसको प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान को समझने में दिक्कत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। भिन्न की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भिन्न समान वस्तुओं के समूह को निरूपित करता है, बिल्कुल सही है ये। देखो, भिन्न हमेशा एक अनुपात को दिखाता है। जैसे सपोज करो आपके पास 3 संतरे हैं, आपके भाई के पास 4 संतरे हैं, तो जो अनुपात हो गया वो 3/4 हो गया। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 3 केले हैं, उनके पास 4 संतरे हैं, तो 3 केले बटा 4 संतरे का अनुपात नहीं होगा। जो अनुपात होगा वो एक ही टाइप की वस्तुओं का होगा, ठीक है। यह भिन्न का गणितीय चिन्ह एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जाता है, वो भी बिल्कुल सही है। आप इसी चीज़ को 3/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो 1 से बड़ा हो। नहीं, ये गलत है। भिन्न 1 से बड़ा नहीं, 1 से छोटा भी हो सकता है। 3/4 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है। अब 4/3 तो 1 से बड़ा हो गया ना, 4/3 को सॉल्व करोगे तो 1 सही 1/3 हुआ, ठीक है। लेकिन ये 1 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये जो है 1 से छोटा है, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। यह एक गणितीय चिन्ह विभाजन, हाँ ठीक है। जैसे 3/4 है तो इसको 3/4 भी लिख देते हैं, या फिर ये जो 3/4 है इसका मतलब हम विभाजन से समझते हैं, इसका मतलब हम विभाजन के चिन्ह से समझते हैं, तो ये भी सही लिखा हुआ है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 3। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है। राधा सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3, ओके लिख लेते हैं। मैं अंग्रेज़ी में यूज़ करूँगा। ये हो गया मंडे, ये हो गया वेडनेसडे, और ये हो गया फ्राइडे, MWF। इसमें ये 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी बच्चों को पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और मंगलवार और बृहस्पतिवार, सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार, ट्यूसडे, फिर बुधवार आता है, फिर आता है थर्सडे, ठीक है। तो मंगलवार और बृहस्पतिवार को कितना चलते हैं? 2 किलोमीटर 9 मीटर, ठीक है। अब ये हो गया 2 किलोमीटर 9 मीटर। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई दूरी सिंपल है। देखो, ये 3 किलोमीटर 725 मीटर है, तो ये हो गया 3725 मीटर,
हो गया, ठीक है। अब ये कितने दिन चला उसने, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो इसको गुणा 3 कर दो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, एक सेकंड कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं, ये हो गया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, यहाँ पे कितना आएगा, ये 3 से आपने गुणा किया, 3 5 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 7 21 हासिल 2, 3 3 9 2 11, ये हो गया 11,175 मीटर। ये हो गया सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का MWF का। अब हम बात करते हैं उसकी, तुम्हारा मंगलवार और बृहस्पतिवार की। तो पहले ही देख लो, मंगलवार और बृहस्पतिवार को चला कितना है, 2009 किलोमीटर, 2009 किलोमीटर है, सॉरी ये 2009 मीटर होगा, क्योंकि 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, तो ये हो गया 2009 मीटर। अब एक दिन 2009 मीटर चल रहा है, तो 2 दिन में कितना होगा, इसका दोगुना कर दो, इसको जब 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 9 दूनी 18 हासिल 1 0 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4018। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कितना आंसर आता है। इसको हमने ऐड किया तो 8 5 आ गया 13, 7 और 1 8, 8 1 9, फिर ये 1 कैरी आया, 4 1 5, 15193, तो ये हमारा आया 15193 मीटर। इसको किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 15.193 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जैस्मीन ने कहा आयत में विपरीत भुजाओं के युग्म समांतर होते हैं। बिल्कुल सही कहा भाई। ये सपोज करो ये आयत है, तो उसमें विपरीत भुजाएं ये और ये समांतर हैं, और ये भी समांतर हैं। उसके बाद वर्ग में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं, ये वर्ग है। वर्ग और आयत में यही है कि आयत में, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें भी ये समांतर होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने कहा उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज में भी, समांतर चतुर्भुज ये होता है, ठीक है। ये भी सही है, समांतर हैं, अपोजिट भुजाएं, इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समांतर चतुर्भुज होंगे। तो ये कौन सा ज्यामितीय चिंतन है? क्या ये फॉर्मल डिडक्शन है? नहीं, ये तो नहीं है। क्या ये देख के उसने बताया? सिर्फ देख के तो नहीं बताया, नहीं विश्लेषण किया। ये उसने क्या किया है, ये उसने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की है। उसने कहा कि हाँ भाई ऐसे रिलेशनशिप होगा इसमें, या फिर रिलेशनशिप या विजुअलाइजेशन, देख के बताया उसने। उसने देख के कहा कि ये समांतर है, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, तो यहाँ पे इसने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया। उसने कहा ये भी समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये आपस में ये भी समांतर चतुर्भुज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है, सिर्फ देख के नहीं, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। अंक 5 9 0 2 8 6 से बिना पुनरावृत्ति के, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट नहीं होगा, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या है। तो सबसे पहले देखो, इससे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी। कुछ नहीं करना है आपको, जो सबसे बड़ा अंक है उसको सबसे पहले लिख दो, और उससे छोटा उसके बाद लिखो, और लिखते चले जाओ। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 8, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद 5, उसके बाद 2, 9 8 6 5 2 0 हो गई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बना दो इसी से। अब इसी से जब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने लगोगे, तो सबसे पहले 0 नहीं लिखोगे। अगर 0 लिखोगे तो फिर वो 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 0 के जस्ट बाद कौन आता है, 2, तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 0। उसके बाद फिर बड़ा बड़ा आगे बढ़ाते चले जाएंगे, 5 6 और 8 और 9। तो दी हुई संख्या डिजिट्स की मदद से ये जो सबसे छोटी संख्या बन रही है वो ये है, और ये सबसे बड़ी संख्या है। अब दोनों का अंतर दोनों का हमें योग लेना है, तो योग ले लेते हैं। 9 + 0 9, ठीक है। 8 + 2 10 हासिल 1, 6 6 12 हासिल 1, 6 6 12 हासिल 1, 8 1 9 और 9 2 11। ये हमारा आंसर आ गया 119220 है ऑप्शन, ये है हमारा ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या हो रहा है इसमें। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है +2, ठीक है।
यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ -4, फिर क्या हुआ -5, ध्यान से देखो। उसके बाद क्या हुआ +6, उसके बाद +7, देखो। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा -8। अब -8 कैसे होगा, अब इसमें से अगर आप 8 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस करोगे तो हो जाएगा 13। उसके बाद क्या होगा -9, अगर इसमें से 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 4। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 13 और 4। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं सबसे पहले समझ लो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो भी संख्याएं दी हैं, कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकती है, सबसे पहले आपको इन सबका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिस तरीके को मैं यूज़ करता हूँ वो देख लीजिए। सबसे पहले आप 6 को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखिए, ये हो गया 2 गुणा 3। फिर उसके बाद 7 को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखिए, प्राइम मतलब होता है अभाज्य संख्या। फिर आप 4 को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखिए, 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 2। और जब इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी प्राइम नंबर है उनको चुप्पे चाप लिख लो। लिख लिया आपने, 2 और 7 और 3, यही 3 प्राइम नंबर हैं। फिर देखो इन नंबर्स की सबसे बड़ी पावर कौन सी दिख रही है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर दिख रही है 2, 7 की दिख रही है 1 और 3 की दिख रही है 1। तो यही इसका एलसीएम होगा। अब ये एलसीएम क्या होगा, ये हो गया 7 या 21, 2 दूनी होता है 4, 21 चक्को 84। ये बेटा गुणा करके आप देख लेना, इसका एलसीएम आएगा 84, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों की गुणज है, तो आंसर आपका 84 हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपको क्या निकालना है, 4 अंकों की संख्या। तो बेटा 4 अंकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे समझ लो। एक काम करो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती कौन सी है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, ठीक है। ज़रा देखो कहीं 1084 से डायरेक्टली डिविजिबल तो नहीं है। लेट्स सी, आपने कहा 84 एकम 84, यहाँ पे कितना बचा 16 0, ठीक है। अब देखो 80 दूनी 160 होता है, तो 84 दूनी 168 होगा। तो इसका मतलब 2 बार पहाड़ा नहीं पढ़ोगे आप, एक ही बार पढ़ोगे, आपने पढ़ लिया। उसके बाद ये माइनस करो, कितना आ रहा है, 10 में से 4 गया 6, और 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 15, 15 में से 8 गया 7, तो आपका शेषफल आ रहा है 76। काश यहाँ पे 76 ना हो के 84 हो जाता, तो ये पूरा पूरा कट जाता। तो 84 और 76 में कमी कितने की है, ये आप अपने दिमाग से चेक करो। 84 और 76 में कमी कितने की है, देखो ये कमी है 8 की। तो अगर ये वाली संख्या 8 ज़्यादा होती तो ये पूरा पूरा कट जाता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1000 + 8, दैट इज़ 1008। बात समझ में आ रही है, ये हमारा आंसर है। इसी टाइप का कोई और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे मान लो इसी में ये पूछता आपसे कि 4 अंकों की या 3 अंकों की महत्तम संख्या बताइए, तो ये आप करके बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। उसमें क्या करोगे, ये जो 1000 है उसमें 76 घटा दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। और सॉल्व करके लिखो यहाँ पे कि क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है, तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट होता है उसके दोनों अंत बिंदु होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। रेखा जो है, रेखा दोनों तरफ अनंत दिशा में बढ़ती है। किरण रे जो है वो एक दिशा में बढ़ती है। समतल एक प्लेन है जो 3 अलग अलग दिशाओं का एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप निश्चित लंबाई का कॉन्सेप्ट ला ही नहीं सकते, तो निश्चित लंबाई कहाँ आएगी, लाइन सेगमेंट में, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, गणित की कक्षा में मुक्त सिरे, मुक्त सिरे मतलब होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में क्या है, कोई फिक्स आंसर है नहीं। जैसे कोई भी सवाल पूछा कि कोई भी ऐसा सवाल जिसका एक फिक्स आंसर नहीं है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये है कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इसके उत्तर पुस्तक में नहीं दिए होते, हाँ ये हो सकता है, बट ये एक भाई ये पर्पस लेके थोड़ी वो क्वेश्चन डाला जाता है कि इसका उत्तर नहीं होगा इसीलिए चलो इसको बुक में डाल देते हैं, नहीं। इसको हल करने में अधिक समय लगता है, हाँ लग सकता है, कम भी लग सकता है, ये रीज़न है, लेकिन ये
इस वजह से ये क्वेश्चन बुक में डाला जाता है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। और इनकी नकल करना आसान नहीं है। हाँ, ये भी संभव है, नकल नहीं कर सकते आप, लेकिन जो इसका मेन उद्देश्य है, जिस वजह से ये एग्जाम में डाला जाता है, वो होता है आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। इससे बच्चे को ऑप्शन मिलता है ना, वो अपने दिमाग से सोच के उसका आंसर कर सकता है। ठीक है ना? तो अब सपोज करिए ये ए है, ये बी है, ये 2 पॉइंट हैं, और ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, और बच्चे से पूछ लिएगा कि भाई ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये ओपन एंडेड नहीं है, बट लेकिन इस तरीके का भी अगर क्वेश्चन आ गया तो बच्चा सोचेगा ना, वो चेक करके देखेगा कि हाँ ऐसे भी जा सकते हैं, फिर ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। ये तो वैसे क्लोज एंडेड है। ओपन एंडेड जिसमें कोई फिक्स आंसर नहीं है। ठीक है, इसका इसको इसको हम लोग देख लेंगे। अभी तो ये समझ में मेरे ख्याल से आपको आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन मतलब होता है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग क्यों सही है? डेटा हैंडलिंग का भाई सिंपल सा आंसर होता है, डेटा हैंडलिंग हमेशा इसलिए सही होती है क्योंकि डेटा हैंडलिंग जब आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो आपको चीज़ों को समझना आसान होता है। ठीक है, बार ग्राफ की वजह से, हिस्टोग्राम से, या जो भी स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं उसकी वजह से आप डेटा को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े, 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के ब्लॉक से इतने के कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं? ये बड़ी लकड़ी है, ये छोटी लकड़ी है, बड़ी लकड़ी से कितने छोटे फट्टे बनाए जा सकते हैं? सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें बड़े आयतन को, ये है ना, इसका आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हमेशा आता है। इसमें भी वही करना है आपको, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वही इसका भी आयतन होगा। ठीक है, बड़ी लकड़ी से छोटी लकड़ी के छोटे छोटे फट्टे बनाए जाने हैं। तो बड़ी लकड़ी का आयतन कितना होगा? लंबाई है 8 मीटर मतलब 800 सेंटीमीटर, गुणा 70 सेंटीमीटर, गुणा 40 सेंटीमीटर, बटा यहाँ पे कितना है? 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, गुणा 35 सेंटीमीटर, गुणा 8 सेंटीमीटर। बस ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया 2 4 ज़ा 8, 35 से कट गया 35 2 ज़ा 70। ठीक है, अब ये 4 2 ज़ा 8 होता है, नीचे भी 8 लिखा है, तो बचा कितना? यही 40 बचा, वही आंसर है। बात समझ में आ रही है? ठीक, अगला क्वेश्चन, एक बच्चे ने एक सवाल सॉल्व कर दिया, 1/2 + 1/3 बराबर 2/5। तो बच्चे ने क्या काम किया पता है? बच्चे ने एक और एक को जोड़ा, उसका 2 आ गया, और 2 और 3 को जोड़ा तो उसको 5 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चे ने क्या काम किया, ये जो जोड़ है, जोड़ का कॉन्सेप्ट उसने भिन्न के कॉन्सेप्ट में आगे एक्सटेंड कर दिया। उसको लगा जैसे नंबरों को जोड़ते हैं वैसे ही भिन्न को भी जोड़ते होंगे, मतलब ऊपर का 1 + 1 जोड़ के 2 कर दिया, और नीचे का 2 + 3 करके 5 कर दिया। वो बेचारा अपनी समझ से सही कर रहा था, उसको पता नहीं था कि भिन्न को कैसे जोड़ते हैं। तो उसने जोड़ की अवधारणा को भिन्न से को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट आंसर 2। हाँ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशन, ये 2020 है, ध्यान से देखना। 2020 गणित और कंप्यूटेशन की सोच को महत्व देती है क्योंकि एआई मशीन है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2020 की शिक्षा नीति में एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस सबका जिक्र हुआ है, और कंप्यूटेशनल सोच को इसीलिए बढ़ावा दिया गया ताकि एआई मशीन लर्निंग की ये बात करे। ठीक है, शिक्षक का स्थान ले सकता है, सब बकवास है। ये कठिन पहलू है, ये भी बेकार है, मानव के अस्तित्व के लिए मूलभूत है, सब बकवास है। एआई मशीन लर्निंग की बात हो रही है, इस वजह से सोच के महत्व को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, नेशनल करिकुलम 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को किस तरफ ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है? गहन रूप से एल्गोरिदम को बढ़ाना देना, गणितीय तर्क विचार, सही उत्तरों के लिए एकमात्र अधिकारी बनना। ये क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक, promoting memorization and rigorous algorithms, memorizing and ओके 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 बेटा, इसका सही जो आंसर है वो ये है बी। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक। ठीक है, ये मेमोराइजेशन को नहीं प्रमोट करता है। ठीक है, कि आप याद करो इसको, ये नहीं है, सिर्फ लॉजिक पे फोकस करता है कि लॉजिक आपके कितने स्ट्रांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी कक्षा के बच्चों के क्षेत्र की अवधारणा, क्षेत्र मतलब होता है एरिया, तो एरिया का कॉन्सेप्ट समझाने का सबसे अच्छा तरीका ये है टेसलेशन। एक्चुअली होता है क्या, जैसे मान लो फर्श है, अब फर्श में तुमने एक टाइल रख दी, ठीक है, स्क्वायर शेप में है, फिर उसके बाद यहाँ रेक्टेंगल शेप में एक टाइल रख दी, तो इससे एरिया को समझाना आसान है कि
ये एक टाइल का ये एरिया है, ये दूसरी टाइल है, ये तीसरी टाइल है, ये 3 टाइल रखी है हमने और मतलब ये इस क्षेत्र, इस एरिया का ये क्षेत्रफल है, मतलब इस जगह का ये क्षेत्रफल है। तो उसके लिए जो प्रोसेस है ये टाइलिंग जो है वो बेस्ट है। चौथी कक्षा के बच्चे की बात हो रही है, ठीक है ना। गिन तारा जो है वो काउंटिंग के काम आता है, एरिया से कोई मतलब नहीं है उसका। अप्रॉक्सीमेशन, एस्टिमेशन क्लास 4 के बच्चे को आप क्या सिखाओगे? सूत्र आधारित फॉर्मूला, नहीं उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आंसर यही होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है ये सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं, कुछ है नहीं इसमें। देखो ये 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8, ठीक है। अब यहाँ नीचे 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। तो देखो यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, 14 आ जाएगा तो काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो 7 और 8 और 14, इन तीनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा देख लो, वही आपको नीचे लाना है। देखो मुझे तो पता ही है बट मैं आपको बता देता हूँ। ये 7 है, ये हो गया 2 गुणा 7, और ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3। तो इन तीनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आएगा 2 की पावर 3 इंटू 7। 2 की पावर 3 होता है 8, 8 सत्ते होता है 56। यानी इन सब जगह में अगर नीचे 56 आ जाए तो काम बन जाएगा। अब इन सब जगह में नीचे 56 कैसे आएगा देखो, अगर यहाँ मैं 7 से गुणा कर दूँ, ऊपर भी कर दूँ, यहाँ 4 से कर दूँ, यहाँ भी कर दूँ, यहाँ 8 से कर दूँ, यहाँ भी कर दूँ, तो काम बन जाएगा। अब नीचे सब में 56 हो गया, लिख दिया 56। ऊपर क्या है, 8 चक्को 32 प्लस 5 चक्को 20 माइनस 49, ठीक है। 32 और 20 कितना होता है, 52। 52 माइनस 49/56। अब 52 में से 49 घटाओगे 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3/56। वही तुम्हारा आंसर है। बात समझ में आ रही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस अक्षर की 2 सममित रेखाएं हैं? ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए। एच है, देखो एच है, एच ऐसे लिखा है। एच को अगर इधर से काटोगे तो जैसा ये है वैसा ये है, ठीक। और एच को अगर इधर से काटोगे तो जैसा ये है वैसा ये है। तो एच ऐसा है जिसकी हॉरिजॉन्टल भी है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, और ये होता है वर्टिकल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एच। सो एच विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें बाकी यू जो है वो आपका वर्टिकल सिमेट्री देगा, और ये जो है आपका ये ऊपर नीचे दे देगा, ये कोई सिमेट्री नहीं देगा, ठीक है। ये हो गया 58। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में बेटा देखो एक बात है, इसमें जो चरक संहिता है ये हमारा औषधि से रिलेटेड है, ठीक है, और बाकी सब मैथमेटिशियन से रिलेटेड है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन ये है कि 3, 5, 2, 8, 7, 6 में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर। तो देखो ये 5 कहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये हो गया तुम्हारा 50,000। और 7 का क्या है, इकाई दहाई, ये हो गया 70। दोनों का अंतर ले लो, कितना हो गया 0। 10 में से 7 गया 3, 9, 9, 4, तो हो गया 4, 9, 9, 3, 0। बस यही आंसर है, ठीक है बच्चों। ये पहला वीडियो था मेरा, पहला प्रयास था, ठीक है। अगर आपको समझ में आएगा, कुछ लोग देखते हैं इसको, अगर आपको लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अगला पार्ट भी इसका करा के फिर आपको ये चारों सेक्शन, मतलब जो चारों सेट थे चारों का ये सॉल्व करा के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू। अगर समझ में आएगा तो वो करना, बाकी जो कमी होगी वो भी लिखना। चलो बाय बाय।